चलते हैं इसी को और दूसरे तरह से आइडेंटिफाई करने के लिए। तो आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास एक और तरीका है, आता है पीएच, कि पीएच के थ्रू आप किसी को प्रबल और अम्ल की पहचान कैसे कराएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। इसके डेफिनेशन हम नहीं बात करेंगे, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ाई है कि पीएच मान की खोज किसने की थी, सोरेनसन ने की थी। और सोरेनसन ने सन 1909 में ये पैमाना तैयार किया और इसको क्या बोल दिया गया, पीएच स्केल बोल दिया गया। क्या बोल दिया गया प्यारे बच्चों, पीएच स्केल बोल दिया गया। तो पीएच स्केल का देखो क्या मतलब है, पी मतलब होता है आपको पोटेंस, मतलब शक्ति, ठीक है। दूसरा पीएच स्केल की आगे के बारे में बात करते हैं। चलिए आगे बच्चों, हम जो अभी आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो है पीएच के बारे में। और पीएच जो है हम किसी भी अम्ल और क्षार को पहचान करने का एकमात्र यंत्र होता है, जिसके थ्रू हम आसानी से पता कर सकते हैं कि जो पीएच होता है वो कितना है, कितना ज़्यादा पीएच है कि कम पीएच है ना। तो इसी की कड़ी में हम आगे चलते हैं कि आपको यहाँ पर जो एक पीएच मान का एक रेंज दिखाई दे रहा होगा, यहाँ यही है पीएच स्केल। इसके ही थ्रू हम क्या कर पाते हैं, किसी भी सॉल्यूशन को की पीएच मान ज्ञात कर सकते हैं। अब प्यारे बच्चों, आपको इसमें देखना ये है कि आपको यहाँ पर कुछ सीरीज दिखाई दे रही होंगी। इस सीरीज में आपको देख रहा होगा कि 0 से लेकर 14 तक का सीरीज दिया गया है। तो प्यारे बच्चे, 0 से लेकर 14 तक का सीरीज क्या है, इसको हम समझते हैं। आपको पता है कि कोई भी पीएच मान जो होता है उसका एक पैमाना होता है जिसका रेंज होता है 0 से 14 तक। अब इसमें आपको ये देखना है प्यारे बच्चों कि इनका जो H+ आयन की सांद्रता अगर बढ़ती है, यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों आपको दिया गया, अगर H+ आयन की सांद्रता बढ़ती है, कहने का मतलब H+ आयन जितना ज़्यादा होगा उतना ही उसकी मतलब क्या होगा प्यारे बच्चों, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो ये किधर की ओर बढ़ेगा प्यारे बच्चों, 7 से लेके 0 की ओर। कहने का मतलब अगर 7 से लेके 0 की ओर जाएगा तभी H+ आयन की सांद्रता बढ़ते क्रम में होगी। कहने का मतलब है, अगर मान लीजिए किसी का पीएच मान अगर 7 है तो वो किस कैटेगरी में आता है प्यारे बच्चों, उदासीन कैटेगरी में आता है। अगर मैं बोलूं कि किसी का पीएच मान 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, तो आपको ये दिख रहा होगा कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में, कहने का मतलब कम की ओर। तो जितना ज़्यादा पीएच का मान कम होते जाएगा उसकी सांद्रता उतना ही ज़्यादा होगा प्यारे बच्चों। जी हाँ, आपने सही समझा कि जिसकी पीएच मान जितना मतलब उसका जो संख्या जितना कम होगा उसका पीएच की सांद्रता उतना ही ज़्यादा होगा। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा अगर 7 से 0 की ओर जाते हैं तो उसकी पीएच की सांद्रता जो है बढ़ती है। उसी प्रकार प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर देख लेते हैं कि 7 से 14 तक का रेंज में क्या होता है कि 7 की 14 तक के रेंज में अगर 7 से वो 14 की ओर बढ़ता है तो उसकी OH आयन की मात्रा जो है या उन OH आयन की कंसंट्रेशन जो है बढ़ जाती है। कहने का मतलब वो क्षारीय प्रवृत्ति दर्शाने लगते हैं प्यारे बच्चों। तो आपको इसमें आसानी से समझ में आ गया। अब एकमात्र रीज़न ये है कि आपका जो 7 जो होता है वो मात्र क्या होता है, उदासीन होता है। ये आपको अच्छे से पता होगा प्यारे बच्चों, है ना। तो ये होता है पीएच मीटर का एक पीएच मीटर का काम कि भाई अगर कोई भी चीज़ होता है, कोई भी सॉल्यूशन होता है, अगर उसको आप पीएच में अगर टेस्ट करते हैं, पीएच से देखते हैं तो उसका एक रेंज बताएगा प्यारे बच्चों, वो एक नंबर बताएगा जिसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि ये अम्ल है या फिर क्षार है। तो आप आसानी से पहचान कर सकते हैं। और ये इसका मान अगर जितना ज़्यादा कम हो, मतलब जितना ज़्यादा कम हो, 0 की ओर जितना ज़्यादा जाएगा उतना ही ज़्यादा इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगा अम्ल की। और अगर क्षार की बात करें तो ये जितना ज़्यादा 14 की ओर बढ़ेगा उसकी क्षार की सांद्रता उतना ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी प्यारे बच्चों। तो आपको समझ में आ ही गया होगा प्यारे बच्चों कि ये पीएच मान होता क्या है, पीएच मान से हम कैसे किसी भी सॉल्यूशन की सांद्रता पीएच सांद्रता का ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए इसी कड़ी में कुछ एग्जांपल्स देखते हैं प्यारे बच्चों, जिससे हम और आसानी से समझने में आसानी होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम आपको बताएंगे कि पीएच मान के थ्रू और लिटमस पेपर के थ्रू हम कैसे किसी पदार्थ या किसी सॉल्यूशन या किसी विलयन की पीएच मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए आइए इसी कड़ी में कुछ टेबल्स में आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इनका हम पीएच मान जानने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि नींबू का रस जो होता है जब इसको लिटमस पेपर में रखा जाता है तो ये कौन सा कलर देगा प्यारे बच्चों, ये आपको देगा लाल कलर। अब लाल कलर आपको पता है कि लाल कलर अगर देगा
तो भाई वो कौन से रेंज के अंतर्गत में आएगा, तो इसका जो पीएच मान होता है 2.2 होता है। कहने का मतलब ये अम्लीय प्रवृत्ति रखता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन वाला होता है। नींबू का जो रस होता है वो अम्ल की कैटेगरी में आता है प्यारे बच्चों। अगर उसी कड़ी में देखें दूसरा जो होता है आपका दूध का, तो दूध का प्यारे बच्चों आप लोगों ने सभी ने पिया है दूध, तो आपको पता होना चाहिए कि दूध का जो पीएच मान होता है कितना होता है। तो दूध का जो पीएच मान होता है 10 होता है प्यारे बच्चों, मतलब ये क्षार की कैटेगरी में आता है। और इसका अगर हम लिटमस पेपर में देखें तो इसका जो कलर होगा वो होगा ब्लू कलर प्यारे बच्चों। कौन सा कलर प्यारे बच्चों? नीला कलर। नीला कलर आपको दिखाई देगा इसमें, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे देखते हैं, तो आगे आप देखेंगे कि अगला जो एग्जाम्पल है आपका प्यारे बच्चों टमाटर का रस। तो टमाटर का रस का अगर पीएच मान देखें तो इसका पीएच मान होता है प्यारे बच्चों 4। कहने का मतलब ये अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। और अगर हम इसको लिटमस पेपर के द्वारा ज्ञात करें तो इसका जो कलर होता है लाल कलर का होता है प्यारे बच्चों। अगला देख लेते हैं प्यारे बच्चों, अगला है आपका खाने का सोडा। तो खाने का सोडा आप लोगों ने देखी ही होगा। इसका जो पीएच मान होता है 8 होता है प्यारे बच्चों। और इसका जो कलर होता है ये होता है आपका प्यारे बच्चों नीला कलर होता है। नीला कलर लिटमस पेपर में दिखाई देगा। तो अगला है प्यारे बच्चों तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अभी नाम से ही आपको अम्ल दे रहा है, मतलब ये अम्ल कैटेगरी में आएगा और बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन का, बहुत ज़्यादा सांद्रता का होगा। इसलिए इसका पीएच जो वैल्यू होता है 0 होता है प्यारे बच्चों, मतलब हाईली कंसंट्रेशन, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन का रहेगा। और इनका जो कलर होता है प्यारे बच्चों लाल होता है लिटमस पेपर में। अगला है आपका तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर बच्चों तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसका अगर पीएच मान देखें तो ये जो पीएच मान होता है इसका 13 होता है। अब 13 है पीएच मान, मतलब ये क्षारीय प्रवृत्ति के अंतर्गत में आता है प्यारे बच्चों। और इसका जो कलर होगा वो नीला कलर होगा, नीला कलर में आएगा प्यारे बच्चों। बहुत सही आपने पकड़ा है। अगला देखिए जल। अब आपको पता है जो जल होता है वो उदासीन होता है, तो इसका जो पीएच मान होगा 7 होगा। और इसमें कोई कलर नहीं होगा, कोई रंग नहीं होगा, ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत सही। अब आप बात करते हैं जल के बाद आपका साबुन का जल का घोल। आप लोगों ने साबुन का जल घोल सभी ने देखा है। अगर उसको हम पीएच की मान की बात करें तो इसका जो पीएच मान होता है वो 8 से 11 के बीच होता है प्यारे बच्चों। 8 से 11 पीच, मतलब 8 से 11 के बीच है, तो मतलब वो क्षारीय प्रवृत्ति रखेगा। और इसका जो कलर होगा वो होगा नीला कलर। बहुत सही प्यारे बच्चों। अगला देख लेते हैं कॉपर सल्फेट का प्यारे बच्चों। तो कॉपर सल्फेट का जो होता है 7 से कम होता है पीएच मान। अब 7 से कम होने के कारण इसमें क्या होता है, ये कोई कलर नहीं होता इसमें, मतलब ये कोई रंग नहीं देता। उदासीन के साथ साथ हल्का सा क्या होता है प्यारे बच्चों, ये अम्लीय प्रवृत्ति देते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा इसकी सांद्रता नहीं होती। अगला देख लेते हैं विरंजक चूर्ण। तो विरंजक चूर्ण में देखिए प्यारे बच्चों इसका जो पीएच मान होगा वो होगा 10 से 11 के बीच। तो 10 से 11 के बीच होने के कारण ये क्षारीय प्रवृत्ति रखता है, जिससे इसका कलर जो है नीला हो जाता है, नीला कलर प्रदर्शित करेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला देखिए अमोनियम एसीटेट। अमोनियम एसीटेट जो होता है इसका पीएच मान होता है प्यारे बच्चों 11। इसका पीएच मान होता है 11 और ये जो है नीला कलर प्रदर्शित करता है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगला है प्यारे बच्चों नमक। नमक ने सभी ने देखा है, इसका जो पीएच मान होता है 7 होता है और इसमें कोई कलर नहीं होता है, कोई रंग नहीं, और ये जो होता है उदासीन होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आप लोग को अच्छे से पता होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों हमने देखा कि पीएच मान की पहचान हम किस तरह से करते हैं और उसके मतलब उसके सांद्रता के आधार पर हम पता कर पाते हैं कि हाँ ये कितना कंसंट्रेशन वाला है, कितने सांद्रता वाला है, पीएच अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है कि क्षारीय गुण प्रदर्शित करते हैं। इसी कड़ी में प्यारे बच्चों हम आगे की ओर देखेंगे कि पीएच मान को और कैसे से हम समझ सकते हैं। तो इसी कड़ी में हम देखते हैं कोई भी कितना ज़्यादा कंसंट्रेशन तभी प्रदर्शित करेगा जो उतनी मात्रा में H+ आयन देगा। और जैसे अगर हम बात करें H2O का, तो यहाँ पर दिया गया है जब H2O जो है एक क्या है रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये H+ आयन देगा और दूसरा OH- आयन देगा प्यारे बच्चों, OH- आयन, ठीक है। तो यहाँ पर H+ आयन जितना ज़्यादा होगा वो अम्लीय गुण प्रदर्शित करेगा और जो OH- आयन जितना देगा वो क्षारीय गुण प्रदर्शित करेगा। तो इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कौन कितना अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, कौन कितना क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है प्यारे बच्चों। चलिए आगे चलते हैं इसी कड़ी में।
अब बात करते हैं प्यारे बच्चों, अब बात करेंगे कि दैनिक जीवन में पीएच के क्या महत्व हैं। हाँ, ये बहुत जानना बहुत ज़रूरी होता है कि अगर पीएच हमारे जीवन में क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ देता है। तो अगर पहले हम बात करें पीएच की, जो पीएच से ही हम सारा चीज़ का पहचान करते हैं। अगर कोई पानी अगर आप पी रहे हैं, उनका अगर पीएच मान कम है या ज़्यादा है तो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए हमेशा आपको इस चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए। चलिए आइए कुछ उदाहरण के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाचन की प्रक्रिया और पीएच में। तो पाचन की प्रक्रिया में देखिए, हमारे आपको पता होता है कि हमारा जो अमाशय होता है, जहाँ पर भोजन खाने के पश्चात इकट्ठा होता है, वहाँ पर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl का स्त्राव होता है। HCl वहाँ आता है ताकि हमारा जो खाना है वो क्या होता है प्यारे बच्चों कि डाइजेस्ट करता है, मतलब पचता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो HCl जो है एक प्रकार का अम्ल है। अभी अम्ल जो है रहने के लिए अगर हम इसको रियल चीज में देखें तो हमारे लिए हानिकारक है, लेकिन हमारे अमाशय में उपस्थित होने के कारण ये हमारे अमाशय को हानि नहीं पहुंचाता है, बल्कि ये क्या करता है, भोजन को पाचन करने में सहायता करता है। उसी स्थिति में देखें अगर हमें जैसे अपच हो जाता है प्यारे बच्चों, आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे केस देखे होंगे जिसमें आपको अपच की समस्या हो जाती है या कुछ ऐसा कुछ खा जाते हैं जिससे आप मतलब आपकी अपच की समस्या आ जाती है। तो आपको उसमें ऐसा क्या हो जाता है, क्योंकि अधिक मात्रा में अम्ल स्त्रावित होने लगता है, तभी मतलब HCl की अधिक मात्रा स्त्रावित होने के कारण आपको क्या होने लगता है प्यारे बच्चों, अपच की समस्या आने लगती है। और पेट में क्या होने लगती है, जलन होने लगती है, दर्द का अनुभव होने लगता है। अब इसको हम दूर करने के लिए हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि जाहिर सी बात है आपको कुछ ऐसे चीज़ को खाने के लिए बोला जाता है, जैसे कि आपको कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए बोला जाता है, कोल्ड ड्रिंक, या फिर आपको इनो खाने के लिए, इनो पीने के लिए बोला जाता है। और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नमक तो नहीं बोलूँगा, लेकिन आपको ये सब चीज़ करने के लिए बोला जाता है। तो ऐसा क्यों करने के लिए बोला जाता है, ताकि आपको ये जो जितने भी आपको दवाइयों के रूप में यूज़ करने के लिए बोला जाता है, ये क्षारीय प्रवृत्ति होती हैं जो अम्ल की सांद्रता को कम कर देगा। अम्ल की सांद्रता या अम्ल के स्त्राव को क्या कर देगा प्यारे बच्चों, कम कर देगा, जिससे जो आप में डाइजेस्ट मतलब अच्छे से हो पाए, यानी कि जो आपको अपच की समस्या है वो दूर हो जाए। कहने का मतलब कहीं ना कहीं हम अम्ल को जो है कम करने की प्रवृत्ति कर रहे हैं प्यारे बच्चों। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि हमारे शरीर में अगर अम्ल की ज़्यादा मात्रा निकलने लगी है, अम्ल की ज़्यादा मात्रा स्त्रावित होने, तो हमारे लिए हानिकारक है। चलिए इसी कड़े में आगे देखते हैं। अगला है प्यारे बच्चों रक्त का पीएच और जैविक प्रक्रिया। देखिए रक्त का जो पीएच होता है, अगर आपको कोई पूछे प्यारे बच्चों कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो आप क्या बोलेंगे कि रक्त का पीएच मान होता है 6.8 से लेकर 7.8 तक होता है। कहने का मतलब अम्लीय प्रवृत्ति रहता है, जो कि जैविक प्रक्रियाओं के लिए उपयुक्त होता है। प्यारे बच्चों आपको पता होगा कि पीएच के मानों के बीच क्या होता है, रक्त, प्लाज्मा और सीरम अधिकतर रासायनिक उचित संतुलन बना रहता है। आपको पता है प्लाज्मा किसे कहते हैं, सीरम क्या कहते हैं। अभी आप कोविड-19 के टाइम में आप लोगों ने बहुत सारा प्लाज्मा डोनेट किए होंगे या फिर सुने होंगे नाम, है ना, प्लाज्मा डोनेट किए हैं या और कुछ ऐसा कुछ। तो ये वही है कि ब्लड में ऐसे ही वो होता है ना। तो इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, जो आपका प्लाज्मा हो गया या फिर आपका सीरम हो गया, इसमें क्या होता है कि अम्लीय माध्यम में हीमोग्लोबिन के अणु आकृति बदल जाती है। देखो अगर अम्लीय माध्यम में हमारा जो हीमोग्लोबिन है, HB जिसको बोलते हैं, है ना, आप लोग को पता होगा हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा ब्लड का रंग कैसा होता है, लाल होता है, हीमोग्लोबिन के कारण ही। तो आपको पता होना चाहिए, पर कम अर्थात अम्लीय नहीं होते हैं। तो प्यारे बच्चों आपको पता है कि अगर पीएच की मान अगर हमारे बॉडी में संतुलित ना रहे तो हमारा जो ब्लड है वो भी अच्छे से ऑक्सीजन का वाहन करना बंद कर देगी। कहने का मतलब वाहन मतलब ट्रांसपोर्ट का काम, क्योंकि एक मात्र ब्लड ही है जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाता है प्यारे बच्चों। चलिए आगे चलते हैं इसी कड़ी में। तो लार का पीएच मान क्या होता है प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए। तो लार के मुंह के अंदर जो लार उपस्थित होता है उसका पीएच मान होता है 5.5 से कम होता है। ठीक है, मतलब अम्लीय होता है। अब आपको पता होगा कि भाई दांतों में जो सड़न प्रारंभ हो जाता है, तो इसका क्या कारण है प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि भाई अगर दांतों में सड़न, आपको बहुत सारी ऐसी प्रक्रिया होती है जिससे दांत सड़ने लगता है ना। तो आपको उसको साफ करने के लिए या उसको करने के लिए दंतमंजन का यूज़ करते हैं, टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं। तो टूथपेस्ट
टूथपेस्ट जो होता है वो क्या होता है प्यारे बच्चे, वो क्षारी होता है। कहने का मतलब क्षारी होता है। कहने का ये है कि जब आपके मुंह में ज़्यादा मात्रा में लार में एसिडिक गुण होता है तो वो हमारे दांत को क्या कर देता है, नुकसान करता है, जिससे आप क्या करते हो, टूथपेस्ट का यूज करते हो, जिससे वो क्षारी होता है और अम्लीय गुण को क्या कर देता है, वो न्यूट्रलाइज या उदासीन की ओर ले चलता है प्यारे बच्चों। तो आपको पता हो गया कि लार किस तरह से पीएच मान होता है। उसी कड़ी में देखते हैं प्यारे बच्चों, पीएच और पौधे में व जंतुओं की आत्मरक्षा कैसे करता है। तो पीएच से पौधे और जंतु दोनों में ही मतलब क्या होता है, उनके लिए यूजफुल होता है। जैसे कि आपको पता होगा कि बिच्छू हो गया, पौधे हो गया, है ना, बारीक चुभने वाले ऐसे रेशे या रोम होते हैं। जब कोई मनुष्य या जंतु इनके संपर्क में आता है तो उनके शरीर से चुभकर फार्मिक अम्ल छोड़ता है। देखो आप लोगों के साथ ऐसा कभी भी तो हुआ ही होगा कि आपने जंगलों में गए या कहीं पर गए तो आपको कोई चींटी आपको काट देता है, या फिर और कुछ जंतु या जीव आपको काट देने से क्या होता है, आपको वहाँ दर्द होने लगता है। अब दर्द होने से क्या होता है प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि अगर दर्द होता है तो वो क्यों होता है। तो उसका रीज़न ये है कि इसके बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं। आपको पूछा जाता है कि भाई अगर दर्द हो रहा है तो उसका क्या रीज़न हो सकता है। तो फार्मिक अम्ल, यहाँ पर आपको पता है कि फार्मिक अम्ल एक अम्ल है, इसी के कारण हमें दर्द का एहसास होता है अगर कोई जंतु या जीव हमें काटता है तो, है ना। अभी फार्मिक अम्ल को दूर करने या दर्द को दूर करने के लिए आप क्या करते हो, किसी दूसरे पौधे को अपने शरीर में रगड़ते हो, और रगड़ने से क्या होता है, वहाँ पर दर्द कम हो जाते हैं। तो इसका कारण क्या है प्यारे बच्चों, जब फार्मिक अम्ल को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम कोई क्षारी पौधे को हम वहाँ पर रगड़ते हैं, जिससे वो उदासीन हो जाता है, मतलब न्यूट्रलाइज हो जाता है, अम्लीय गुण को न्यूट्रलाइज कर देता है, उदासीन कर देता है, जिसके कारण हमारे दर्द की एहसास कम होता है। तो इसी कड़ी में आपको समझ में आ ही गया होगा प्यारे बच्चों। अगला देख लेते हैं पीएच और मिट्टी का पीएच और फसल का उत्पादन। देखो मिट्टी का पीएच कितना होना चाहिए, फसल का उत्पादन में उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो अनुकूलित मिट्टी है, जो उपजाऊ मिट्टी है, उसका जो पीएच मान होना चाहिए 5 से 8 पाया जाना चाहिए। अगर इससे कम या ज़्यादा हुआ तो फसल को प्रभावित करेगा ही करेगा, ठीक है ना। किसानों द्वारा खेतों में खाद या चूना का राख भी डाली जाती है। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, जब कभी आपकी खेत जो है उपजाऊ नहीं रहता, या फिर आप इतना ज़्यादा उसमें खेती कर लिए होते हैं कि उपजाऊ क्षमता कम हो जाते हैं, तो उसमें खाद वगैरह डाला जाता है ना। तो क्या होता है खाद में, उसमें भी तो पीएच उपस्थित रहते हैं। तो क्या करते हैं, मिट्टी की पीएच को बनाने के लिए क्या करते हैं, आपको खाद वगैरह डाला जाता है। तो प्यारे बच्चों ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि हाइड्रेजिया जो होता है, अगर इसके हम किसी भी मिट्टी की अम्लीय और क्षारीयता गुण प्रदर्शित मतलब ज्ञात करना हो, तो अगर हम इसको उसमें लगाते हैं तो अगर वो अम्लीय गुण है तो वो नीला कलर देगा, और अगर क्षारीय गुण है तो वो गुलाबी कलर देगा। तो इससे आपको स्पष्ट समझ में आ ही गया होगा प्यारे बच्चों। अब इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं लवण की ओर। तो लवण जो होता है प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि लवण क्या होता है, कि जलीय माध्यम में जब अम्ल और क्षार क्रमशः, अम्ल का H+ आयन और क्षार का OH- आयन उत्पन्न होता है, जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करें। अब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ प्यारे बच्चों, जब अम्ल और क्षार अब दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं। तो रिएक्शन करने से क्या होगा प्यारे बच्चों, अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और जुड़कर क्या बनाएंगे, कोई उदासीन। आपको पता है कि उदासीन मतलब कोई ऐसा होगा जो उदासीन हो जाएगा, तो कहने का मतलब वो लवण कहलाएगा, जैसे आपका H2O। ठीक है प्यारे बच्चों। उसी प्रकार आपको बहुत सारे और भी एग्जाम्पल मिलेंगे जो लवण के एग्जाम्पल हैं। अब आगे चलते हैं, इसके कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल या कैसे कैसे विलयन में उपस्थित होता है। जैसे यहाँ पर देखो, आपका पहला जो एग्जाम्पल है नाइट्रिक एसिड का है। अगर नाइट्रिक एसिड जो होता है ये अम्लीय है, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये क्षारीय है। अब जब नाइट्रिक एसिड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को आपस में मिलाया जाता है तो यहाँ पर आपको कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा प्यारे बच्चों, पोटेशियम नाइट्रेट। जाहिर सी बात है पोटेशियम नाइट्रेट, और दूसरा जो प्रोडक्ट मिलेगा वाटर मॉलिक्यूल, जल। ठीक है, तो यहाँ पर जो पोटेशियम नाइट्रेट है एक प्रकार का लवण है प्यारे बच्चों। ठीक है, क्या है प्यारे बच्चों, पोटेशियम नाइट्रेट एक प्रकार का लवण है। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम बात करें कि भाई सल्फ्यूरिक एसिड को जब आप कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, किसके साथ प्यारे बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड को जब कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन, अब सल्फ्यूरिक एसिड एक प्रकार का अम्ल है, कॉपर हाइड्रोक्साइड क्षार है। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो कॉपर सल्फेट बनाते हैं, और कॉपर सल्फेट जो है एक प्रकार का लवण है,
आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये अम्ल और क्षार से मिलकर बना है और वाटर मॉलिक्यूल एक प्रकार का लवण है। उसी प्रकार प्यारे बच्चों हम देखते हैं कि तीसरा जो एसिटिक अम्ल है, अगर एसिटिक अम्ल का हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके सोडियम एसीटेट बनाएगा। प्यारे बच्चे किस तरह बनाएगा ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो रासायनिक अभिक्रिया होगा कुछ इस तरह सा होगा। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको बताने। जैसे आपका यहाँ पर CH3COOH, अगर इनका हम रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करें प्यारे बच्चों, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराने पर यहाँ पर क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका क्या होगा, H+ आयन जो है टूट जाएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर H+ आयन यहाँ पर ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पर यहाँ से ब्रेक होगा। अब जब ये ब्रेक होगा तो CH3COO- आयन है ना, और दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा H+ आयन में टूटेगा, और यहाँ पर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये सोडियम H+ आयन में टूटेगा OH- आयन में। अब आपको पता है कि जब रिएक्शन के दौरान वो किस रूप में फॉर्म होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी H जो है H+ आयन जो है माइनस आयन के साथ रिएक्शन करेगा और माइनस आयन जो है H+ आयन के, तो यहाँ पर ये इसके साथ रिएक्शन करेगा और ये दूसरा जो है इसके साथ, इसीलिए यहाँ पर ये क्या बना लेगा प्यारे बच्चों, मेथिल सोडियम एसीटेट क्या बना लेगा प्यारे बच्चों, एक सोडियम एसीटेट बनाएगा और दूसरा क्या बना लेगा, H2O। तो आपको यहाँ पर रिएक्शन आसानी से समझ में आ ही गया होगा कि किस तरह से रिएक्शन करता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर अगर एसिटिक अम्ल का रिएक्शन अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराया जाए, देखिए वही सेम केस होगा। एसिटिक अम्ल जब टूटेगा तो आपका CH3COO- आयन और H+ आयन में टूटेगा प्यारे बच्चों, और ये दूसरा जो आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है आपका किस में टूट जाएगा प्यारे बच्चों, आपका ये टूटेगा अमोनियम आयन और दूसरा OH- आयन में टूटेगा। अब ये H+ जो माइनस है ये किसके साथ रिएक्शन कर लेगा, माइनस के साथ, और ये इसके साथ, तो अब ये कार्बन की क्या बना लेगा, यहाँ पर है अमोनियम एसीटेट और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा। तो आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा प्यारे बच्चों किस तरह से रिएक्शन करता है ना। उसी प्रकार और भी जैसे कि उपरोक्त उदाहरण हम देखते हैं कि लवण का धनात्मक भाग क्षारक होता है, सही बात है, धनात्मक भाग हमेशा क्षार होता है, और क्षारीय मूलक एवं ऋणात्मक भाग जो है अम्ल होता है जिसे अम्लीय मूलक। देखिए मैंने पहले ही बोला कि भाई अगर कोई धनात्मक चीज बना रहा है तो वो क्षारीय मूलक के रूप में कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं अपन लोग पोटेशियम नाइट्रेट, अगर पोटेशियम नाइट्रेट में देखें अगर हम इसको तोड़िए तो पोटेशियम जो प्लस आयन में टूटेगा और दूसरा नाइट्रेट माइनस आयन में टूटेगा। तो यहाँ पर हम क्या बताना चाह रहे हैं इसको अच्छे से समझिएगा कि जो भाई ऋणात्मक भाग होता है, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो ऋणात्मक भाग है, बताइए इसमें ऋणात्मक भाग कौन सा है, नाइट्रेट है ना, और धनात्मक भाग कौन सा है भाई, ये पोटेशियम है। तो भाई हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो धनात्मक भाग है वो क्षारीय मूलक कहलाएगा, मतलब क्षारीय मूलक मतलब क्षार कहलाएगा, है ना, और जो ऋणात्मक मान है वो अम्लीय मूलक कहलाएगा। तो आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए प्यारे बच्चों कि भाई यहाँ पर अगर जब कोई लवण की बात हो रही है, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, लवण की बात। जब आपको लवण में आपको देखना है कि कौन सा अम्लीय है कौन सा क्षारीय है तब की बात है। अभी हमने इससे पहले देखा कि जिसमें OH- आयन होता है तो इसमें भी तो हम बोल सकते हैं अम्लीय नहीं, तो ये तब के केस में है जब वो रिएक्शन कर रहा हो। लेकिन हम अगर बात करें कि लवण को जब आप तोड़ते हैं तो वो जब वो टूटता है तो H+ जो प्लस आयन होगा वो आपका क्षारीय होगा और जो माइनस आयन होगा वो अम्लीय होगा। तो ये आप लोग को अच्छे से समझ में आ ही गया होगा प्यारे बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपके लिए प्यारे बच्चों, क्या सभी लवण उदासीन होते हैं? तो भाई इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि सभी लवण उदासीन होते हैं कि नहीं। तो इसके लिए हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे क्या सभी लवण उदासीन हो सकते हैं या नहीं हो सकते। चलिए ये बात करते हैं। तो इसके लिए हम डायरेक्ट बात करते हैं कि भाई उसके कुछ एग्जाम्पल जो दिए गए हैं उससे हम समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात करूं कि कॉपर सल्फेट जो है कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ, अब देखिए कॉपर सल्फेट जो बनता है वो किससे बनेगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड से बनेगा। किससे बनेगा प्यारे बच्चों, कॉपर हाइड्रोक्साइड से, और सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेगा। अब ये कॉपर हाइड्रोक्साइड जो होता है ये दुर्बल होता है और H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है प्रबल होता है। अब जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या कैसे लवण बनाएंगे, अम्लीय लवण बनाएंगे।
लवण की प्रकृति क्या होगी, अम्लीय लवण। तो आपको ये पता होना चाहिए। उसी प्रकार हम सोडियम बाइकार्बोनेट अगर बनाना चाहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट अगर बनाना चाहते हैं तो हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना पड़ेगा और ये हाइड्रोजन कार्बोनेट लेना पड़ेगा, ठीक है, बाइकार्बोनेट लेना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है प्रबल है और बाइकार्बोनेट जो है दुर्बल है, जब आपस में रिएक्शन करके क्षारीय प्रवृत्ति वाले लवण बनाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर देख लीजिए, अमोनियम एसीटेट का जब हम बनाने जाएंगे तो यहाँ पर हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो हो कि दुर्बल है और एसिटिक एसिड जो है कि वो भी दुर्बल है। अब जब दोनों दुर्बल आपस में रिएक्शन किए तो क्या बना लिए प्यारे बच्चों, उदासीन बना लिए। बहुत सही, आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर इसी कड़ी में अपन चलते हैं आगे की ओर। तो इसी कड़ी में जैसे कि अमोनियम क्लोराइड हमको बनाना है, तो अमोनियम क्लोराइड बनाने के लिए हमको क्या क्या लेना पड़ेगा प्यारे बच्चों, तो हमको लेना पड़ेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैसा होता है, ऊपर में लिखा होगा कि ये दुर्बल होता है, ठीक है। अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन हम किससे कराएं प्यारे बच्चों, HCl के साथ। अब HCl कैसा होता है, प्रबल अम्ल है। अब प्रबल अम्ल है, अब जब दुर्बल और प्रबल अम्ल आपस में रिएक्शन करते हैं तो कैसा बनेगा प्यारे बच्चों, अम्लीय बनेगा। कैसा नेचर का बनेगा, अम्लीय, एसिडिक नेचर का बनेगा। बहुत सही। उसी कड़ी में देखिए दूसरा, नाइट्रिक एसिड जब को बनाना है तो हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं और नाइट्रिक एसिड लेते हैं। ये पोटेशियम नाइट्रेट को बनाना है तो भाई पोटेशियम नाइट्रेट को बनाने में हम प्रबल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं और प्रबल हाइड्रोजन नाइट्रिक एसिड लेते हैं। अब जब दोनों प्रबल हैं तो जो भी बनेगा वो क्या बनेगा प्यारे बच्चों, उदासीन बनेगा। क्या बनेगा, उदासीन, न्यूट्रलाइज, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से ये गुण प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर आपको पता ही चल गया होगा कि भाई जो मैक्सिमम उदासीन होते हैं, मतलब क्या सभी लवण उदासीन होते हैं, क्या नहीं, सभी लवण उदासीन नहीं होते हैं। तो कैसे कैसे उदासीन होंगे, इसके लिए हमने आपको बता रखा है कि जब कोई दुर्बल अम्ल प्रबल अम्ल के साथ प्रबल क्षार के साथ से बने लवण की प्रकृति कैसी होगी प्यारे बच्चों, क्षारीय होगी। अगर हम बात करें प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने हुए लवण की प्रकृति अम्लीय होगी। कहने का मतलब सीधी सी बात है कि अगर कोई प्रबल और दुर्बल आपस में रिएक्शन करेगा तो अम्लीय या क्षारीय गुण प्रदर्शित करेगा। लेकिन अगर बात करें हम, अगर वो प्रबल है, प्रबल अगर कर रहा है तो हमेशा उदासीन बनेगा, या फिर दुर्बल है तो भी हमेशा क्या बनेगा, दुर्बल है तो उदासीन बनेगा। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि भाई उदासीन होने के लिए सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, या तो प्रबल हो, या तो कैसा हो, प्रबल हो, या तो दुर्बल हो, है ना, तभी वो क्या बनाएगा, उदासीन बनाएगा। तो आपको पता चल गया होगा कि क्या सभी लवण उदासीन होते हैं, नहीं, सभी लवण उदासीन नहीं होते हैं। केवल प्रबल अम्ल या क्षार या दुर्बल अम्ल या क्षार उदासीन होते हैं। तो बहुत सही, आपको इस पार्ट में समझ में आ ही गया होगा। आगे चलते हैं फिर। चलिए अब हम बात करते हैं अम्लीय वर्षा की। तो अम्लीय वर्षा को आपको समझने के लिए आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों कि अम्लीय वर्षा होता क्या है। अम्लीय वर्षा का जो होता है, वर्षा का जल होता है, आपको सामान्यतः जो पानी, बारिश का पानी होता है उसका pH मान 7 होता है, मतलब वो कैसा होता है, उदासीन होता है। बहुत सही, उदासीन होता है। तो भाई अब जो अम्लीय वर्षा होता है वो वाकई में क्या होता है, इसको समझने के लिए हम आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे कि जो अम्लीय वर्षा होता है वो वाकई में क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, जो अम्लीय वर्षा होता है या जल का वर्षा का जल होता है वो क्या 5.6 से कम होता है इसका pH मान। देखिए जो अम्लीय वर्षा होता है इसका pH मान 5.6 होता है, जो कि सामान्य पानी से, वर्षा के जल से काफी कम होता है, मतलब अम्लीय नेचर रखता है। तो इसका कारण क्या हो सकता है प्यारे बच्चों, इसे ही हम अम्ल वर्षा कहते हैं। कहने का मतलब अगर वर्षा का जल, जो वर्षा का जल है, अगर इसका pH मान 5.6 से अगर कम हो जाए, जो कि होना चाहिए कितना, 7 होना चाहिए, लेकिन उससे कम हो जाए तो किस कैटेगरी में आ जाता है प्यारे बच्चों, अम्लीय वर्षा की कैटेगरी में आ जाता है। तो आपको यहाँ पर अच्छे समझना है कि भाई वो 5.6 होने का रीजन क्या है या उससे कम होने का रीजन क्या है। तो आपको पता है कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे मुख्य कारण हैं कि जैसे कि दहन में, ईंधन के दहन में
अब ईंधन आप लोग गाड़ी मोटर चढ़ते होगे प्यारे बच्चों, है ना, पेट्रोल जलाते हो तो उससे कुछ ना कुछ तो निकलेगा प्यारे बच्चों। हाँ, तो उससे क्या निकल सकता है, देखो क्या निकल सकता है, उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड निकल सकता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकल सकता है, नाइट्रोजन की ऑक्साइड निकल सकता है। और ये सभी क्या करते हैं, यहाँ पर आपको देख रहे होंगे, ये सभी आपस में रिएक्शन करके किसके साथ, या तो जल के साथ या तो ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, ये सब रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, कोई ना कोई एसिडिक नेचर वाले कंपाउंड बना लेते हैं। जैसे कि आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा होगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल या जल के साथ रिएक्शन करके यहाँ क्या बना रहा है, कार्बोनेट बना रहा है प्यारे बच्चे, जो कि अम्लीय कैटेगरी में आता है। और उसी कैटेगरी हम बात करें, दूसरा जो है सल्फर डाइऑक्साइड, जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहा है, जो कि ये भी अम्लीय कैटेगरी के में आता है। तीसरी अगर बात करें सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ, अगर हम बात करें सल्फर डाइऑक्साइड अगर वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ ही रिएक्शन करता है तो सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है। और अगर नाइट्रिक एसिड है, अगर वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके यहाँ पर नाइट्रिक एसिड और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना लेता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जितना भी कंपाउंड बन रहा है प्यारे बच्चों, क्या सभी अम्लीय बन रहा है, बहुत सही, सभी अम्लीय ही बन रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, जो वर्षा के जल में ये सभी कंपाउंड जो ये सभी अम्लीय मूलक जो है क्या हो जाते हैं, वर्षा के पानी में घुल जाते हैं, और जिसके कारण घुल जाने के कारण जो वर्षा का जल होता है वो अपनी सामान्य पीएच से जो 7 जो पीएच है उससे कम हो जाता है, और कम होके 5.6 से या उससे भी क्या क्या हो जाता है, कम की ओर हो जाता है, जिससे उसको हम क्या बोल देते हैं, वर्षा, क्या बोल देते हैं, अम्ल वर्षा। कहने का मतलब वहां पर वर्षा नहीं हो रहा है, वहां पर किसकी वर्षा हो रहा है, अम्लीय मूलक की वर्षा हो रहा है, इसलिए हम उसको क्या बोल देते हैं प्यारे बच्चों, अम्लीय मूलक की वर्षा हो रहा है, इस वजह से हम उसको क्या बोल देते हैं, अम्ल वर्षा बोल देते हैं। दिखाई दे रहा होगा प्यारे बच्चों कि ये देखो आपको यहाँ पर देखो, ये आपका एक कारखाना है ना, कारखाना है, और कारखाना से क्या क्या निकल रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड लिख रहा है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकल रहा है ना। उसी प्रकार यहाँ पर देखो वाटर कहाँ से निकल रहा है आपका, ये पोर्ट से या समुद्र से वाटर का जल क्या होता है, वाष्पीकृत होके कहाँ जा रहा है, सब बादल में जा रहे हैं, और सब बादल में जाकर यहाँ पर क्या हो रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और आपका क्या हो जा रहा है, सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है, या फिर ये बोल दीजिए कि भाई ये जो आपस में H2O के साथ रिएक्शन करके कोई ना कोई अम्लीय मूलक बनाएगा, और अम्लीय मूलक वापस से कहाँ गिरेगा, नीचे गिरेगा, और अम्लीय मूलक देखिए किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, ये देखो यहाँ पर ये जो है वाटर के साथ रिएक्शन करके कोई ना कोई अम्लीय मूलक बना रहा है, और ये जैसे ये क्या होता है, नीचे की ओर गिर रहा है। मतलब अब ये क्या करता है, अब जो अम्लीय वर्षा होता है, अब भाई कोई ना कोई क्या होता है, अगर अम्लीय मूलक जो है हमारे अगर शरीर में गिरेगा या फिर कोई पेड़ पौधे में गिरेगा तो उसको किल कर देता है, उसको मारता है। तो आपको समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों कि अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपका लेसन यहीं पर अम्ल और क्षार का जो है ख़त्म होता है। अगले